मार्च महीने के शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर जो हमला है वो 4 से 6 हफ्तों के अंदर निपट जाएगा। उसके बाद तेल और शोहरत दोनों अमेरिका की। लेकिन पिछले 6 हफ्तों में दो चीजें जरूर निपट गई हैं। नंबर 1, अमेरिका का भ्रम कि वो दुनिया के किसी कोने में किसी देश को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाकर अपना गुलाम बना लेगा। और नंबर 2 कि इजराइल के साथ सालों से बस गलत ही होता आया है। वो तो बस अरब देशों के बीच में अपने आप को बचाकर चल रहा है। ईरान असली विलन है। इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। अमेरिका की कैसे पोल खुली है, उसकी मिलिट्री की कैसे मात हुई है, दुनिया में उसका वर्चस्व कैसे कम हो गया है, इस पर देशभक्त पे हमने पिछले काफी हफ्तों से बात की है, काफी एपिसोड्स बनाए हैं। लेकिन अब ईरान युद्ध के वजह से इजराइल का विक्टिम कार्ड भी खत्म हो रहा है, उसका नकाब उतर रहा है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। युद्ध के पहले कुछ हफ्तों में ही इजराइल ने साफ दिखा दिया था कि दुनिया के लिए, शांति के लिए वो सबसे बड़ा खतरा आज बन चुका है। इजराइल को बचाना छोड़ो, नेतन्याहू खुलेआम दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की बात करते हैं। उनके नेता गाजा, लेबनान, सीरिया को टेक ओवर करने की स्कीम बना रहे हैं। और फिर यूएस ईरान सीज फायर के तुरंत बाद नेतन्याहू ने कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका में बैठे नेतन्याहू के तमाम भक्त गैंग भी एकदम दंग रह गए। लेबनान के सीज फायर में शामिल होने के बावजूद नेतन्याहू ने उस पर 10 मिनट के अंदर 100 बॉम्ब बरसा दिए, हजारों लोग मारे गए। उसके बाद भी नेतन्याहू बाज नहीं आते हैं, मीडिया के सामने आकर कहते हैं सीज फायर और नो सीज फायर, करना है तुम्हें जो कर लो, हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगेगा, हम तो बम बरसाते रहेंगे। हिजबुल्लाह को बहाना बनाकर नागरिकों, बच्चों, पत्रकारों, डॉक्टरों, हम सबको मार डालेंगे। इजराइल की इन्हीं हथकंडों के वजह से अमेरिका में आज उसका सपोर्ट बेस कम होता दिख रहा है। प्यू रिसर्च की नई स्टडी बताती है कि 60% अमेरिकन अब इजराइल को फेवरेबली नहीं देखते हैं। अमेरिका को इजराइल का खेल, उसकी बर्बरता देर से ही सही लेकिन समझ में आ रही है कि कैसे वो नाजी जर्मनी की तरह दरिंदगी की सारी हदों को अब पार कर चुका है। अब तो नेतन्याहू सरकार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चलाना चाहती है, वो भी खुले में। אלה כל הנוח'בות האלה גיבורים, על הילדים, על הנשים, על התינוקות שלנו. תראו איך הם היום. מינימום של מינימום תנאים, אבל יש עוד משהו שחייבים לעשות. עונש מוות למחבלים. ये सब देखकर अमेरिका अब बगावत पर उतर आई है कि ट्रंप ऐसे जेनोसाइडल सरकार को कैसे सपोर्ट कर सकती है, जो बाय द वे अमेरिका की बात भी अब नहीं सुनता है। अमेरिका को भी उससे डर कर चलना पड़ता है। इजराइल के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफादार पत्रकारों और कमेंटेटर्स ने उसका साथ अब छोड़ दिया है। ट्रंप को वो खरी कोटी सुना रहे हैं। And so the United States has to, and hopefully the first thing we do when and if this war is resolved, is detach from Israel. This distancing should begin with a total end of aid of any kind, military or economic, to Israel by the U.S. government. Israel announced last night, there's video, he said, we're not stopping. We're going to keep hitting Iran, we're keep hitting Lebanon, and just some of the biggest bombings yet. Iran fires missiles back, all over Fox News, Hannity. Why are they shooting missiles? They broke the deal, even though Israel had just announced they were going to intensify attacks. Trump didn't even sit at the head of the table. Trump sat at the side of the table, and Bibi was across from him as an equal in the American Situation Room. What led him to sit there and buy what that guy was selling hook, line, and sinker when every other president was able to see through that liar? This is a complete and total U.S. defeat. This is an absolute, there is no ambiguity here. It's not debatable. It's not subject to interpretation. We lost. Decisively. याद रखिए, ये वो नाम है, ये वो शख्स हैं, ये वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को प्रेसिडेंट चुने जाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए ट्रंप भी खासा आहत हुए हैं इस आक्रमण से। इसीलिए ट्रुथ सोशल पर अपने पुराने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सपोर्टर्स को गाली बक रहे हैं। जिसके जवाब में कैंडिस ओवेंस ने कहा कि ट्रंप दादू को अब ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। दुनिया तो इजराइल के हथकंडों को पहले ही पहचान चुकी थी, लेकिन अब स्पेन, फ्रांस सहित यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के दोस्त भी ट्रंप और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। I'm fed up with the fact that families across the country see their bills go up and down on energy, businesses' bills go up and down on energy because of the actions of Putin or Trump across the world. That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. और ट्रंप के विरोधी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इजराइल की बर्बरता, इस कैंसर को रोका कैसे जाए। They can't sustain operations
without us. They wouldn't be able to continue to sustain operations all the way into Iran with conventional military forces in any meaningful way without our support. We have to pull that back. We also have to pull back their ability to go on the offense outside of their borders. सेनेटर सैंडर्स एक पूरी बिल ला रहे हैं यूएस पार्लियामेंट में इजराइल को मिलिट्री एड रोकने के लिए। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसीलिए समझना जरूरी है कि क्या इजराइल का झूठ का घड़ा भर चुका है, दुनिया के सामने उसकी असलियत क्या अब आ चुकी है। क्या सच में इजराइल आज नाजी जर्मनी से भी बदतर कांड कर रहा है? उसे रोकने के लिए दुनिया बेबस क्यों है? क्या नेतन्याहू का एक कॉल ट्रंप को नचा देता है? और क्यों सीजफायर डील हो ना हो नेतन्याहू युद्ध को नहीं रोकने देंगे? सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए नहीं, अपनी खाल बचाने के लिए भी। बड़ी दिलचस्प कहानी है, डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। लेकिन एक तरफ युद्ध इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को निकल रहा है, तो दूसरी तरफ एआई नौकरियां खा रही है। एक इंफॉर्मेशन वॉर भी छिड़ा हुआ है हमारे दुनिया में, और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास एआई का हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है वो है क्लॉड। अरे जीपीटी तो जवाब देता है, लेकिन जीपीटी से बेटर है क्लॉड। क्लॉड आपको समझता है, सिचुएशन को समझता है, उसे ठीक से एसेस करता है और बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। यानी अगर आप जॉब करते हो तो क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वही आउटपुट दे पाएंगे जो पूरी की पूरी टीम निकालती थी, शायद उससे भी बेहतर। फ्रीलांसर हो तो पहले जो एक काम एक हफ्ते में डिलीवर होता था, अब वो एक दिन में डिलीवर होता है। क्लाइंट स्पीड के साथ साथ क्वालिटी से भी खुश। और अगर फाउंडर हो तो पूरी की पूरी टीम का काम एआई कर सकती है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर, और अब एडिटर के नखरे भी नहीं। हां, लेकिन ये सब आप सीखोगे कैसे? इसमें आपकी मदद करेगा आउटस्किल। हमारे आज के पार्टनर्स भी है आउटस्किल। कमिंग ट्यूसडे आप आउटस्किल का एक फ्री 3 आवर लाइव वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, दैट इज डेडिकेटेड टू क्लॉड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप सीखोगे क्या? वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिसर्चर हो, बिजनेस ओनर हो, जो कोई भी सीरियसली अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, एआई को समझना चाहता है, वो इस क्लास से बेनिफिट करेगा। आप सीख पाओगे क्लॉड चैट से घंटों का रिसर्च मिनटों में कैसे किया जाए, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, वेबसाइट्स कैसे बनाया जाए बिना एक लाइन के कोडिंग के, क्लॉड को वर्कर से इंटेलिजेंट असिस्टेंट जो फाइल संभालेगा, वर्क स्पेस संभालेगा, क्लॉड स्किल से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स बनाना खुद से। जैसे कि मैंने बताया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। डू ज्वाइन इन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। 30 मार्च 2026 इजराइल की संसद में एक नया लॉ पारित किया जाता है, जिसके मुताबिक इजराइल मिलिट्री कोर्ट्स में टेररिज्म के नाम पर कन्विक्टेड पैलेस्टीनियंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। टेररिज्म का मतलब बाय द वे यहां हो सकता है कि किसी पैलेस्टीनियन ने पत्थरबाजी की हो, नारेबाजी भी की हो। आईडीएफ के नजरों में यह सब टेररिज्म में ही आता है। अब इस लॉ के मुताबिक डेथ पेनल्टी रूल है, लाइफ इंप्रिजनमेंट एक एक्सेप्शन है। यह लॉ सिर्फ वेस्ट बैंक मिलिट्री कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होगा, जहां पैलेस्टीनियंस ही ट्रायल पर रहेंगे, इजरायली नहीं। बिल के मुताबिक एग्जीक्यूशन का मेथड हैंगिंग होगा। चलो, हिटलर की तरह कम से कम गैस चेंबर में तो नहीं ठूस रहे लोगों को। कन्विक्शन के 90 दिनों के अंदर अंदर यह सजा आपको पूरी करनी होगी, मैंने हैंगिंग करनी होगी, जो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन तक आप डिले कर सकते हो। इस बिल के तहत लीगल काउंसिल और परिवार के सदस्यों से मिलने पर भी भारी प्रतिबंध लगाया गया है। इस लेजिस्लेशन को फार राइट ने एग्रेसिवली पुश किया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गेवेर बिल्कुल शामिल हैं, काफी प्रमुख हैं। लॉ पारित होते ही ये भाई साहब पार्लियामेंट में बोतल खोलकर जश्न मनाने लगे। इस बात से इजराइल के नेता और इजराइल की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसा कानून इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन, कॉमन सेंस, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के लोगों पर इसका इस्तेमाल एक्चुअली वॉर क्राइम में आता है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल का ये जो डेथ पेनल्टी लॉ है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड को और भी मजबूत करता है, इसे तुरंत रिपील कर देना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया है और इजराइल से इस लॉ को रिपील करने की मांग की है। इजराइल के खुद के एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स ने इस लॉ के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिस्क्रिमिनेटरी
मैंडेटरी बताया है। अब वहां की सुप्रीम कोर्ट क्या करती है नहीं करती है वो अभी देखना बाकी है। इस बीच दुनिया के कई हिस्सों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक, सीरिया, लंदन, एम्स्टरडैम। इजराइल की पुलिस ने मंगलवार को जेरूसलम में प्रोटेस्ट कवर कर रहे कुछ पत्रकारों पर वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया। अब ऐसा सुनकर यह मत सोचिएगा कि इजराइल सबके साथ इतना कड़ा रुख रखती है। अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को तो खुली छूट देकर रखी है। गार्जियन की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 से आज तक इजराइल ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मारने के लिए उसके जुर्म में अपने किसी सिटीजन को, इजरायली को प्रोसिक्यूट नहीं किया है, जिससे हिंसा का एक और कैंपेन इंटेंस हो गया है, क्योंकि लोगों को मालूम है हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दुनिया देख रही है, यूएन कड़ी निंदा कर रही है। कुछ देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सड़कों पर भी उतर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल का मौत का तांडव अभी भी चले जा रहा है। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से यह चले जा रहा है। सवाल है कब तक? कब तक दुनिया यह देखती रहेगी और उठेगी नहीं, अपनी आंखें नहीं खुलेगी? हिटलर के नाजी ऑफिसर्स ने अपनी बर्बरता छुपाने के लिए कई कदम उठाए थे। हॉलोकास्ट का असली जो सच है, जो स्केल है, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही लोगों को एक्चुअली दिखा कि कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या हो रहा है। लेकिन इजराइल की जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसकी बर्बरता के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। सीक्रेट कैमरा से नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से नहीं, वो सैनिक, वो आईडीएफ खुद ही ये सारा कंटेंट शूट करता है और बहुत बार तो अपने ही हैंडल से ये सोल्जर्स इसे पोस्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कोई जवाबदेही नहीं है, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई कोर्ट मार्शल होने वाला नहीं है। हाल ही में छपी इस रिपोर्ट में पैलेस्टाइन टीवी के मुताबिक गाजा में इजरायली सोल्जर्स ने 1 साल के एक बच्चे को उसके पिता के सामने टॉर्चर किया ताकि उसके पिता से कन्फेशन निकाल लिया जा सके। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इस छोटे से बच्चे के टांग को सिगरेट से जलाया गया और उसकी टांग में कील तक डाली गई। इस वजह से उस बच्चे के टांग में पंचर वुंड्स साफ दिख रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कई चिंताजनक वीडियोस भी सामने आते रहते हैं। एक वीडियो में इजरायली सोल्जर खुद को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है, जहां वो एक पैलेस्टीनियन इमारत को उड़ा रहा है, तबाह कर रहा है अपनी बीवी के लिए गिफ्ट के तौर पर। दूसरे वीडियो में इजरायली सोल्जर्स ने एक सिविलियन घर को जलाते हुए खुद को रिकॉर्ड किया, फिर वीडियो पोस्ट भी किया। एक वीडियो में सोल्जर्स उन औरतों के कपड़े पहनकर नाचते गाते दिख रहे हैं जिन औरतों को उन्होंने मारा या घर से बाहर निकाल दिया। एक और वीडियो में सोल्जर्स जेनिन में एक पैलेस्टीनियन परिवार के घर में, जिसे उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, वहां जूइश फेस्टिवल मना रहे हैं, नाचते गाते उत्सव मना रहे हैं। इजराइल की नजरों में पैलेस्टीनियंस इंसान नहीं होते, वो जानवर होते हैं, उससे बेटर नहीं होते हैं। ये कोई नई बात आपको मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन दुनिया को अब यह बात भी सुनकर धक्का जरूर लग रहा है कि उन्हें पैलेस्टीनियन बच्चों पर भी रत्ती भर तरस नहीं आता है। אני מגבה את לוחמי צה"ל בכל סיטואציה. גם אם המחיר האגבי. בג'נין אין ילדים תמימים. दुनिया में यह मंजर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में 350-360 पैलेस्टीनियन बच्चे इजराइल के स्पेशल जेलों में बंद हैं। बच्चों के लिए जेल बनाए गए हैं, जिनमें कई बच्चे बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ट्रायल के बंद हैं। राइट्स ग्रुप इसे कंट्रोल एंड अब्यूज का एक डिटेल्ड सिस्टम, वेल ऑयल्ड सिस्टम बताते हैं। बच्चों का टॉर्चर और आर्बिट्री डिटेंशन यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड का साफ वायलेशन माना जाता है, लेकिन इजराइल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यूएन क्या कह रहा है। गाजा में इजराइल ने 150-60 तो उससे ज्यादा ही यूएन के पर्सनल को ही मौत के घाट उतार दिया। जानते हुए भी ये यूएन पर्सनल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बच्चों पर वो क्या तरसेंगे जब यूएन की कोई वैल्यू नहीं है। इजराइल ने ये सारे एलिगेशंस को ऑफिशियली तो डिनाई किया है, लेकिन अगस्त 2024 में एक इजरायली राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के जेलों को नेटवर्क ऑफ टॉर्चर कैंप्स खुद ही बता दिया। हाल ही में आई इस रिपोर्ट के मुताबिक एक 17 साल के बच्चे को इजराइल के ऑफिशियल्स ने 6 महीने तक जेल में बंद रखा, बस उसे टॉर्चर किया, उसे इतनी जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया, भूखा रखा कि वो इंसान, वो छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा अपनी जख्मों की वजह से, भूख की वजह से मर जाता है। उसके बाद इजरायली अथॉरिटीज ने 1 साल तक उस बच्चे की बॉडी अपने पास रखी। उसके परिवार को उसके मौत की वजह तक भी ऑफिशियली नहीं बताई गई है।
बच्चे ही नहीं, इजराइल को डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट को चुन चुन कर मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये लोग शायद इजराइल के नरसंहार की सच्चाई दुनिया को काफी डिटेल में बता सकते हैं। शायद अब फाइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर गौर कर रही है कि इजराइल ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों को अगर आप मिला दो, उससे भी ज्यादा पत्रकारों को मौत के घाट उतारा है, एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझकर, चुन चुन कर उनकी गाड़ियों में। लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपने आप को विक्टिम बताता है, अपने आईडीएफ को मोस्ट मॉरल फोर्स इन द वर्ल्ड बताता है, और ईरान को एनिमी ऑफ पीस लेबल किया जाता है। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में इजराइल ने सबसे ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। इजराइल ने सबसे ज्यादा कम्युनिटीज को उजाड़ा है, अपने घरों से डिस्प्लेस किया है। इजराइल ने सबसे ज्यादा देशों की जमीन को लंबे समय तक ऑक्यूपाई किया है, वापस देना ही नहीं चाहा है। और इजराइल ने सबसे ज्यादा बच्चों, डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतारा है। और सबसे ज्यादा वॉर्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत भी इजराइल ने ही की है। और इस वक्त जब दुनिया का ध्यान बटा हुआ है, यूएस इजराइल वॉर में टिका हुआ है, वहां नेतन्याहू इस वॉर की आड़ में धड़ल्ले से अत्याचार किए जा रहे हैं। नई इजरायली गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद लैंड कॉन्फिस्केशन बढ़ रही है। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन सिविलियंस के खिलाफ सेटलर वायलेंस अब तक का हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुई वॉर के बाद गाजा में सीजफायर तो होता है, लेकिन उसके बाद इजराइल ने इस सीजफायर के बावजूद भी सैकड़ों पैलेस्टीनियंस को मौत के घाट उतारा है। और इस वायलेशन पर दुनिया भर में ज्यादा सवाल भी नहीं उठाए गए हैं। इजराइल के साथ सीजफायर का मतलब होता है आई सीज यू फायर, इसीलिए लोग गोलियां खा रहे हैं। एक यूएन एक्सपर्ट के मुताबिक दुनिया ने इजराइल को पैलेस्टीनियंस को टॉर्चर करने का लाइसेंस देकर रखा है। हाल ही में जिनेवा में इजराइल पर एक रिपोर्ट पेश की जाती है। यूएन स्पेशल रैपिटियर फ्रांसीसी एल्बनीज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की इजराइल के खिलाफ चुप्पी पर कड़ी आलोचना की। उनकी रिपोर्ट टॉर्चर एंड जेनोसाइड में साफ शब्दों में बताया गया कि इजराइल में टॉर्चर अब एक स्टेट डॉक्ट्रिन बन चुका है, जहां जेल, जहां जेनोसाइड, जहां टॉर्चर एक्सेप्शन नहीं है, वही रूल है, वही फॉर्मूला है। Soldiers have beaten, humiliated, filmed while stripped naked and sodomized Palestinian detainees, men, women, children. They've broken both bones, skulls, teeth. They've raped with metal objects, with knives, with dogs, defenseless humans. इस यूएन रिपोर्ट के मुताबिक टॉर्चर सिर्फ जेल तक सीमित नहीं है। लगातार बम्बार्डमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, भूखमरी और घरों, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी तबाही और सोल्जर्स के आतंक ने मिलाकर पूरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी को एक टॉर्चरस एनवायरनमेंट में बदल दिया है। और ये बाय डिजाइन है। गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए यूएन एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये जो कैंसर है, ये दूसरे देशों में भी बहुत जल्द फैलेगा। Disregard for international law will not stop in Palestine. It is already unfolding from Lebanon to Iran, across the Gulf countries and in Venezuela. And if left unchecked, it will spread far beyond. क्योंकि दुनिया ने गाजा नरसंहार होने दिया, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन और प्लेकार्ड को भी रोक दिया, तो इजराइल को लगा कि अब तो वो कुछ भी कर सकता है। उसे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया। गाजा में आज 20 लाख से ज्यादा लोग टेंट्स में रह रहे हैं। एड बहुत ही लिमिटेड है और घर, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, उनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो लगभग 100% तबाह हो चुका है। अब वही मैक्सिमम डैमेज वाली स्ट्रेटजी लेबनान में भी इस्तेमाल की जा रही है। संडे 22 मार्च 2026 को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री के ऑर्डर्स पर आईडीएफ ने बॉर्डर के पास फ्रंटलाइन पे लेबनीज गांव में जो घर हैं उनको कंप्लीटली तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। उन्हें कंप्लीटली फ्लैटन कर दिया जाएगा बफर जोन बनाने के लिए। बिल्कुल गाजा की तरह यहां भी रिपीट चल रहा है। अगले दिन 23 मार्च को इजराइल के फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर ने सदर्न लेबनान को एनेक्स करने की बात कर दी। एक इजरायली रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लेबनान पर जो हो रही बमबारी है वो एक नई रियलिटी है और वो खत्म होनी चाहिए जब इजराइल के बॉर्डर बढ़ जाएंगे। उनके ये बयान तब आ रहे थे जब इजराइल लेबनान पर जबरदस्त बमबारी कर रही थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही थी और ऑफिशियल वजह दुनिया को बताई गई थी कि हम तो हिजबुल्लाह को मार रहे थे। लेकिन असलियत में वो ग्रेटर इजराइल का निर्माण चल रहा था, बॉर्डर्स बढ़ रहे थे। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट का लेबनीज सिविलियंस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ करने पर अब मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल गजा की तरह यहां भी वो टेंट्स में रह रहे हैं। लेबनीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक मार्च से लेबनान में इजरायली अटैक्स के चलते हुए 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लेबनान में हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर कम से कम 75 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और ये डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को खासा टारगेट किया गया है। On their way back, a Merkava IDF tank fired its main gun with the shell exploding just 15 meters from a vehicle of UNIFIL's Quick Reaction Force convoy. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. ये सब कुछ हो रहा है हिजबुल्लाह की वजह से। हर डॉक्टर हिजबुल्लाह का एजेंट है। यही फॉर्मूला गाजा में भी अपनाया गया था कि हर जगह हमास है, हर बच्चा हमास का आतंकी है। यही मंजर अब हमें दिखने को मिल रहा है। अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो, पत्रकारों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सच पूरी तरीके से बाहर ना आ पाए। लेकिन इजराइल का भी एक लिमिट होता है, सच को ऐसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन इजराइल की आवाम तो सच जानती है, तो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां ज़ायनिस्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर भी कूट कूट कर भर दिया गया है। उन्हें लगता है कि जो काम हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। ईद उल फित्र के दौरान सोचिए, इलीगल इजरायली सेटलर्स ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों को वहां से बेदखल करना शुरू कर देते हैं। इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं, वहां घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं जैसे अ गुड अरब इज अ डेड वन। यह नाजी जर्मनी में इस्तेमाल होने वाला स्लोगन द जूज आर आर मिसफॉर्चून की हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। इसके अलावा बड़े ग्रुप्स में सेटलर्स पैलेस्टीनियन बस्तियों में जाते हैं, वहां हमला करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को आंख के हवाले कर देते हैं। यूएन की आलोचना के बावजूद यह सारा काम बेझिझक चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि वेस्ट बैंक, जिसमें ईस्ट जेरूसलम भी शामिल है, उस पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है, उनको वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सेटलर्स खुलेआम घूम रहे हैं और उनका कब्जा बढ़ता ही रह रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेटलर्स ने एक हमले से पहले सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए, ताकि जब हम हमला करें, लोग घायल हों, तो एम्बुलेंसेस पैलेस्टीनियन तक पहुंच ही ना पाएं। इजराइल की जनता में भी काफी गुस्सा और नफरत ठूस दिया गया है मुसलमानों और पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। Genocidal rhetoric. Kill them all. Bomb them all, drop a big nuke, expel them. We don't want them here. Make a piguim and we need to kill Arabs. The Islam is it's a very bad disease. ये एक बहुत दुखद कमेंट्री है एक देश के बारे में कि कैसे लोगों के मन में जहर डाल दिया गया है। कई पत्रकारों ने भी ये नोटिस किया है कि आज इजरायली सोसाइटी पूरी तरीके से फैसिस्ट बन चुकी है। The whole world has to isolate this rogue, apartheid, genocidal, maniac, serial killing, pathologically lying state. You cannot expect change in a society this far gone. बिल्कुल 1930 के नाजी जर्मनी के तरह गाजा नरसंहार के समय कई इजरायली सिटीजन्स ने सोशल मीडिया पर पैलेस्टीनियंस का मजाक उड़ाया जब वो इजराइल के हमलों से, उसके दहशत से डील कर रहे थे, बेसिकली मर रहे थे। उन्हें मरते समय भी उनका इस तरीके से मजाक बनाया गया। इतनी नफरत, इतनी इंसेंसिटिविटी कैसे आ सकती है एक समुदाय के अंदर? शायद ये अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। देर से ही सही, दुनिया भर में इजरायलियों के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन इस गुस्से का निशाना पूरी जूइश कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए। यह बात इंपॉर्टेंट है समझना कि हर जू खुद ज़ायनिस्ट नहीं होता है। बहुत से जूस, बहुत से इजरायली खुद इस बर्बरता और नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दुनिया भर के लीडर्स अभी भी ज्यादातर तो चुप ही हैं। नतीजा, आज नेतन्याहू लेबनान में वही कांड, वही जेनोसाइड फिर से दोहरा पा रहा है। और यह सिर्फ एक देश के खिलाफ कोई जंग नहीं, बल्कि सालों से चल रही इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है,
और वो है ग्रेटर इजराइल बनाने का। क्या है ग्रेटर इजराइल, उसका मकसद क्या है, आइडिया क्या है, हमने आपको डिटेल में यहां देशभक्त पर समझाया है। दुनिया इजराइल पर चुप्पी बहुत लंबे टाइम से रखी हुई है। कोई भी सवाल कोई उठाता है उसे एंटी सेमिटिज्म बोलकर उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब वक्त आ रहा है कि दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा और इजराइल द्वारा किए गए इस जेनोसाइड को, इस दादागिरी को, इस बमबारी को, इस प्रोपेगेंडा को, हो सकता है ब्लैकमेल पर, तुरंत इससे रोकना होगा। यूरोपियन कमीशन, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, इटली, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड जैसा देश भी अब इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी हरकतों और हथकंडों को कंडेम कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेना होगा। बात सिर्फ अब कड़ी निंदा की नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर वाइड स्प्रेड सैंक्शंस लगाने होंगे ताकि दुनिया को एक साफ मैसेज मिले कि ह्यूमन राइट वायलेशन पर सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से भी जवाब लिया जाएगा। भारत को भी इजराइल से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सालों में यूएसए की तरह इजराइल भी हो सकता है भारत के सभी नेताओं को कंट्रोल कर ले, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाए। थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस वेरी डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। अगर एआई वाली जंग में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लॉड को मास्टर करना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए उनका फ्री मास्टर क्लास। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।